हाय एवरीवन। आज अपन चलते हैं कक्षा 10 की हिंदी कृतिका चैप्टर 2। ठीक है बच्चों। तो देखो, पहले मैं आपको पाठ की समरी बता देती हूँ। यह पाठ जो है अपना कृतिका से लिया गया है। इस पाठ के लेखक जो है वो अपने कमलेश्वर जी है। पाठ का सारा व्यंग जो है नाक के ऊपर है। लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने पर भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपचारिकता और उनकी मानसिकता पर गहरी चोट पहुंचाई है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। रोज अखबारों में खबर आ रही थी कि शाही दौर के लिए तैयारियां कैसी हो रही हैं। हमारे समाज में नाक को ऊंचा माना जाता है। इससे जुड़ी अनेक प्रकार के मुहावरे हिंदी में प्रचलित हैं। इनमें नाक कटना और नाक काटना इत्यादि प्रमुख है। इसी मुहावरे का अर्थ विस्तार से लेखक समझाते हुए व्यंग्यपूर्ण उपयोग किया है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोगों की मानसिकता पर गहरी चोट की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था, लेकिन मानसिकता से वो आज भी गुलाम हैं। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो है कमलेश्वर जी। अब ये अपनी समरी हो गई। अब अपन चलते हैं बच्चों पाठ में। ठीक है, तो पाठ देखो अपना। एक बार इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत के दौरे के लिए रवाना होने वाली थी। एलिजाबेथ जो थी वो द्वितीय अपने पति के साथ पाकिस्तान, नेपाल और भारत का दौरा करते हुए कहाँ आ रही थी? भारत में आ रही थी। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में रानी के नौकरों, वॉचमैनियों, अंगरक्षकों और से संबंधित सभी प्रकार की विस्तृत जानकारियां भारत के समाचार पत्रों में भी छपने लगी थी। जितनी भी उनकी खबर होती थी किसकी? महारानी एलिजाबेथ की, वो सारी जो खबरें वहाँ के अखबारों के साथ साथ अपने भारत के समाचार पत्रों में भी छपने लगी थी। रानी की यात्रा को लेकर उनके दर्जे की चिंता की खबर भी बढ़ी गई। क्या हुआ कि उसकी जो खबरें आ रही थी उसमें उनके एक दर्जी की खबर भी जो है वो आ रही थी। टेलर जो था वो बहुत परेशान था। किस बात से परेशान था बच्चों? उसकी परेशानी ये थी कि रानी वहाँ पहुँचकर क्या पहनने वाली है। क्यों? क्योंकि रानी तो बहुत महंगे महंगे 5-5 हज़ार डॉलर के जो है कपड़े पहनती है। तो रानी कौन से स्टेशन पे कौन सी किस प्रकार की पोशाक पहनने वाली थी, इस प्रकार से रानी का जो दर्जी है वो परेशान था। रानी का आगमन दिल्ली में होना था, इसीलिए वहाँ की सड़कें जो है वो सुधरने लगी। वहाँ की इमारतें जो थी वो सजने लगी थी। कहाँ की बच्चों? दिल्ली की। क्यों? क्योंकि रानी जो थी वो किधर से आने वाली थी? उनका आगमन जो है दिल्ली में होने वाला था, इसलिए जितनी भी दिल्ली की सड़कें वगैरह थी वो सारी सुधरने लगी थी। वहाँ की इमारतें जो थी वो सजने लगी थी। नाक ऊंची रखने के लिए सभी तैयारियां जोर शोर से कर रहे थे कि अपनी कहीं नाक नहीं कट जाए, इसलिए जितनी भी तैयारियां जो थी वो बहुत ही जोर और शोर से हो रही थी। सुरक्षा के बाद भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। इतनी सारी सावधानियों के बाद भी होता क्या है कि इंडिया गेट के बाहर सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी वहाँ से उनकी नाक जो थी वो बच्चों गायब हो गई थी। एक विदेशी के आगमन पर एक विदेशी की नाक के न होने से भारत की नाक नहीं बच सकती। सब लोग क्या सोच रहे थे कि विदेशी महिला आने वाली है, और विदेशी महिला जो आने वाली है उनके दादाजी जो है, उनकी कौन है? उनके दादाजी जॉर्ज पंचम, उनके नाक नहीं है। ये हमारे भारत के लिए सबसे शर्मनाक बात है। जॉर्ज पंचम कौन है? जी हाँ बच्चों, आपका प्रश्न है जॉर्ज पंचम कौन थे? तो जॉर्ज पंचम जो थे वो रानी एलिजाबेथ के दादाजी थे, और वो वहाँ कहाँ आने वाली थी? वो भारत में आने वाली थी। और भारत के लिए सबसे शर्मनाक बात क्या थी कि जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो उसी टाइम गायब हो गई थी। तो जितने भी अधिकारी और जिम्मेदार नेता लोग थे वो क्या कर रहे थे? एक सभा बैठा रहे थे बच्चों, एक मीटिंग बैठा रहे थे, और उस मीटिंग में वो क्या करने वाले थे कि एक मूर्तिकार को बुलाकर वहाँ उन्होंने ये निश्चय किया कि मूर्ति के ऊपर नाक लगवाया जाए। कौन की मूर्ति थी? जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी। तो जितने भी नेता और अधिकारी लोग थे वो सब वहाँ बैठ के उन्होंने एक मीटिंग रखी, और उसमें यह तय हुआ कि किसी मूर्तिकार को बुला के और जॉर्ज पंचम की नाक लगवाई जाए। एक गरीब जो मूर्तिकार था उसने ये सोचा कि इससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, और वो हिम्मत करके और लाभ उठाने के लिए आगे आया, और उसने क्या कहा कि जो है जॉर्ज पंचम की नाक मैं लगा
दूंगा। उसने सभा में पुरातत्व विभाग की फाइलों से जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जैसा पत्थर ढूंढवाया, परंतु फाइलों में कुछ भी जानकारी नहीं मिली। आपने देखा होगा बच्चों, जब भी अपन बाहर से कोई चीज़ें मंगाते हैं, कुछ भी अपनी जानकारी होती है, तो जितने भी सरकारी दफ्तर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ बहुत आपने देखी होगी कि बहुत पुरानी पुरानी जो है फाइलें होती है, और उनमें वहाँ पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन सी चीज़ कब आई थी, कितने पैसे में आई थी, कौन सी देश से आई थी, वो सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड होती है। तो मूर्तिकार ने क्या सोचा कि मेरे को भी जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है वो कौन से पत्थर से बनाई हुई थी, ये चीज़ मैं क्या करता हूँ, पुरातत्व विभाग की फाइलों में अगर मैं ढूंढूंगा तो मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, क्या कि जॉर्ज पंचम की जो है वो पत्थर कौन सा लगा हुआ था, और उसी के आधार पे मैं पत्थर लाके उसकी नाक लगा दूंगा। लेकिन ऐसा उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फाइलों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था कि कौन सा पत्थर था, ये उनको नहीं पता चला। फिर सभा दोबारा बैठाई गई। किस बात के लिए? जब उनको ये पता नहीं चला कि फाइलों में कौन सा पत्थर है, तो फिर से एक बार नेताओं की और अधिकारियों की जो है मीटिंग बिठाई गई, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि जितने भी पहाड़ और जितने भी खान हैं उनके जो पत्थर हैं उनसे जो है मूर्ति का पत्थर जो है वो मिलान करना चाहिए। उन्होंने क्या निश्चय किया बच्चों? मूर्तिकार ने ये कहा कि जितने भी पहाड़ हैं, जितनी भी खाने हैं, वहाँ के जो पत्थर हैं वो पत्थर मूर्ति के पत्थर से मिलान करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अपन वहाँ से पत्थर ला के क्या करेंगे, मूर्ति पे नाक लगा देंगे। लेकिन नेताओं और अधिकारियों को बिल्कुल भी मतलब क्या हुआ, हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो इतना कम टाइम है उसमें ऐसा होना संभव नहीं है। परंतु मूर्तिकार को अपने पूरे प्रयास के बाद भी वैसा पत्थर नहीं मिला। क्या हुआ कि मूर्तिकार ने बच्चों खूब प्रयास किया, खूब उसने जो है अधिकारियों से हिम्मत बटोरी, लेकिन खूब प्रयास के बाद भी क्या होता है कि मूर्तिकार को वैसा पत्थर नहीं मिला जैसा उसको चाहिए था। उसको कैसा चाहिए था बच्चों? उसको जो है जॉर्ज पंचम की मूर्ति जैसा पत्थर चाहिए था, ताकि नाक जो है वो बिल्कुल मूर्ति से सेम हो जाए। लेकिन वो इस काम में असफल रहा। इस बार मूर्तिकार ने सभा को गुप्त बनाए रखने का सुझाव दिया और अखबार वालों को दूर रखने के लिए मूर्तिकार ने क्या कहा कि वापिस से एक मीटिंग बिठाई, और उसमें क्या तय हुआ कि अब की बार जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या करेंगे, अपन बिल्कुल गुप्त रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि अपन जो है अखबार वालों को कुछ भी बताएंगे नहीं, अखबार वालों को बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि अखबार में सबने की बात तो हर जगह फैल जाती है बात। तो मूर्तिकार ने क्या सोचा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता है मैं अखबार वालों को दूर रखूंगा। ऐसे महापुरुषों की मूर्तियों की नाकों के नाप लिए जाए और ठीक आने पर उतार कर लगा दिया जाए। उन्होंने क्या निश्चय लिया था वहाँ पे, क्या डिसीजन लिया था बच्चों? उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि जितने भी देश में महापुरुषों की जितनी भी मूर्तियां हैं उनका जो नाक है वो नाक जो है उनका नाप लिया जाए, और जो नाप सही होए वो नाक जो लागे और जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा दिया जाए। ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया था। लेकिन इस बात की जो है वहाँ जितने भी सदस्य बैठे हुए थे, जितने भी सभापति ये बैठे हुए थे, वो सब घबराए हुए थे। क्यों? कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मूर्तिकार क्या कह रहे थे? मूर्तिकार ये बोल रहे थे कि जितने भी सदस्य और जितने भी सभापति हैं वो मेरे को अनुमति दे दो तो मैं ये काम कर लूँगा। दुर्भाग्य से पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों के साथ सन 1942 के आंदोलन में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। क्या हुआ कि जितने भी महापुरुषों की मूर्तियों का नाप ले रहे थे उनके साथ साथ एक बार बच्चों क्या हुआ था, 1942 में जो है एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन कहाँ हुआ था बच्चों? वह आंदोलन सचिवालय के सामने हुआ था, और वहाँ बहुत सारे जो बच्चे थे वो शहीद हो गए थे, और उनकी वहाँ जो मूर्तियाँ लगी हुई थी उन मूर्तियों का जो नाक था उनसे जो नाप लिया गया, तो जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो बच्चों उन बच्चों की नाक से भी क्या थी, छोटी थी। रानी का आगमन का समय जो था वो बिल्कुल करीब आ गया था। हमारा काम हो नहीं पा रहा था, और रानी का धीरे धीरे एक एक दिन करते करते क्या हो रहा था बच्चों, रानी का आने का जो समय था वो बिल्कुल करीब आ गया था। लेकिन फिर भी क्या है, अधिकारियों ने एक बार फिर से वापस जो है मीटिंग बिठाई। क्यों? क्योंकि जितने भी अधिकारी और नेता लोग जो थे वो घबराए हुए थे। क्यों? उनको ये लग रहा था कि मूर्तिकार ने जो है क्या हमारा काम नहीं किया। लेकिन मूर्तिकार ने क्या कहा? मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए एक दूसरा सुझाव उनके सामने रख दिया। वो सुझाव क्या था बच्चों?
उन्होंने ये सुझाव उनके सामने नेताओं के और अधिकारियों के सामने मूर्तिकार ने ये सुझाव रखा कि 40 करोड़ की जो आबादी वाला हमारा भारत है वहाँ से एक नागरिक की जीवित नाक जो है वो लगवाने का रास्ता सुझाया। मूर्तिकार ने क्या कहा कि हमारा जो भारत है 40 करोड़ की आबादी वाला, तो अपन क्या करते हैं कि वहाँ एक नागरिक की जीवित जो नागरिक है उसकी नाक लेके और जो वो है वो जॉर्ज पंचम की नाक पे लगा देते हैं। अपने प्रस्ताव पर सभा में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ, जब मूर्तिकार ने ये प्रस्ताव रखा तो सभा में जितने भी अधिकारी और नेता लोग बैठे थे वो सब चुप हो गए और सभा में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि ये इतना कठिन काम है वो कैसे होगा। तो मूर्तिकार ने क्या हुआ, खुद आगे बढ़कर क्या कहा कि अगर आप लोग जो है मेरे को इजाज़त देते हो तो ये काम करने के लिए मैं खुद ही जिम्मेदारी ले लेता हूँ कि ये काम मैं खुद ही कर देता हूँ। वो ऐसा क्यों करा था बच्चों? क्योंकि वो गरीब था और उसको ये लग रहा था कि इस काम करने से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसने जिम्मेदारी ले ली। काहे की ले ली बच्चों? उसने ये जिम्मेदारी ले ली कि एक जीवित नागरिक की जो नाक है वो जॉर्ज पंचम की नाक के ऊपर लगा दी जाए। अब जब ये अनुमति मिल गई उसको तो क्या होने लगा, जॉर्ज पंचम की मूर्ति साफ होने लगी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर रंग रोगन होने लगा और अखबार वालों को भी ये खबर मिल गई क्या कि जॉर्ज पंचम की नाक की जो समस्या थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली है, हमारी समस्या समाप्त हो गई, ऐसा अखबार वालों को भी उन्होंने बोल दिया। लेकिन योजना क्या थी? योजना से मूर्तिकार भी परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि फिर उसने एक दिन कमेटी बिठाई और कमेटी में जितने भी नेता और अधिकारी लोग बैठे थे उनको क्या कहा कि आप लोग जो है मेरी मदद करो और मेरे को एक जीवित नाक जो है वो लगवाने में मेरी मदद करो। मूर्तिकार ने नेताओं और अधिकारियों से क्या कहा कि जितने भी कमेटी में लोग हैं वो जीवित नाक लाने और लगाने में मेरी मदद करो। लेकिन कमेटी वालों ने मूर्ति के क्या हुआ कि इस काम के लिए जो है अधिकारी नेता सब जो है मूर्तिकार की मदद करने लगे और जब ये काम हो गया तो कमेटी वाले सब मिलके मूर्ति के आसपास जो तालाब बना हुआ था उसकी सफाई करने लगे बच्चों। वहाँ ताज़ा पानी भरने लगे और एक दिन जो है अगले दिन मूर्तिकार ने मूर्ति के ऊपर नाक फिट कर दी। कौन सी नाक? जीवित नाक जो थी वो मूर्ति के ऊपर फिट कर दी। तालाब इसलिए साफ हो रहा था ताकि मूर्ति जो है वापस नहीं सूख जाए। लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर चिंता जैसी दिखाई देने वाली नाक देखी। अगले दिन क्या होता है बच्चों कि जो भी लोग जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देखने आ रहा था उनको क्या दिखाई दे रहा था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर बिल्कुल चिंता जैसी नाक है वो लगी हुई है। मूर्तिकार के साथ सभी खुश थे, जितने भी नेता लोग अधिकारी लोग और मूर्तिकार जो था वो सब खुश हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि उन्होंने क्या था इंतजाम कर लिया था काय का? मूर्ति के ऊपर नाक लगाने का। इसलिए वो जितने भी लोग थे कमेटी के वो सारे खुश हो रहे थे। अखबार वालों ने तो उस दिन किसी के अभिनंदन स्वागत समारोह या उद्घाटन की न तो खबर छापी और न फोटो, केवल मनुष्य की तरह दिखाई देने वाली जॉर्ज पंचम की लगी नाक की खबर छपाकर नाक रहित हुए भारत की असलियत को उद्घाटित किया। अखबार वाले जो थे वो क्या कर रहे थे बच्चों? आप रोजाना देखते हो कि अखबार में कितनी सारी न्यूज़ आती है, लेकिन अखबार वाले उस दिन किसी प्रकार की न्यूज़ जो है ना कोई अभिनंदन की थी ना किसी स्वागत समारोह की थी, किसी प्रकार की न्यूज़ अखबार वालों ने नहीं छापी थी। वो काय में लगे हुए थे कि जो भारत ने अपनी हैसियत जो है काय के लिए नाक रखने के लिए जो किया था केवल अखबार वालों ने वो ही उद्घाटित किया था। क्यों? क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक जो थी वो लग गई थी। तो आज भी बच्चों जो है हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, लेकिन मानसिक रूप से बच्चों आज भी वो आज़ाद नहीं हुआ है। उनकी मानसिकता जो है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा गुलामी से घिरी हुई है। तो ये बच्चों अपनी थी जॉर्ज पंचम की नाक।